नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। अब आइए आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां पर टेक कंपनियों के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं पीएम मोदी। ग्रो करने वाले लोग हैं। जब दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तेजी से ग्रो करेगी तो ग्लोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी के भी एक आश्वासन उससे प्राप्त होता है। और जो आज आप देख भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी विकसित भारत की यात्रा का एक अहम स्तंभ है। इसलिए आज हमने भारत में टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं खड़ी की हैं। भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी और भारत का परफॉर्मेंस, आप उसमें यूनिकनेस देखते होंगे, आपने अनुभव किया होगा। आज भारत के पास वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट डिजिटल इकोसिस्टम है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत में है और विश्व का सबसे बड़ी युवा टैलेंट का पूल भी भारत के पास है। और आपने देखा होगा पिछले 10 साल के मेरे कार्यकाल को, और शायद इसी के कारण हमें फिर से एक बार जनता ने आशीर्वाद दिया है। और मैं मानता हूं कि इन्वेस्टर के लिए और कोई भी साहस करने वाले व्यक्ति के लिए पॉलिसी स्टेबिलिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। और आज भारत एक तो पॉलिसी ड्रिवन हमारा गवर्नेंस है, लेकिन साथ साथ स्टेबल पॉलिसी एंड प्रेडिक्टेबल पॉलिसी, उसमें हम आग्रही हैं ताकि कोई भी इन्वेस्टर के लिए या कोई भी वहां काम करना चाहता है उसके लिए एक एश्योरेंस उससे प्राप्त होता है और उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। आज की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। वैसे चिप्स के बिना कोई कारोबार चलना मुश्किल है और हम उस दिशा में ये बात सही है कि जिस गति से दुनिया में एक विषय चला उसमें हम लेट हैं, लेकिन हम एक बार शुरू करते हैं तो हमारी गति भी उतनी तेज होती है। अब जैसे 5G में हम लेट थे, लेकिन आज हम नंबर 1 पर है। तो ये भारत की अपनी एक विशेषता भी है, स्केल भी है, आवश्यकता भी है। तो चिप की और सेमीकंडक्टर की दुनिया में हम जो पॉलिसी लाए हैं उसको बहुत ही स्वागत हो रहा है। करीब करीब सभी इस क्षेत्र के लोग भारत में आने की दिशा में आकर्षित हो रहे हैं और उसके लिए जो बेसिक नीड्स की जरूरत है उसमें हम पूरी तरह तैयार हैं। चाहे पॉलिसी की बात हो, वहां पर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रकार सहयोग हो, इन सभी चीजों में हम साथ में हैं। और इसलिए सबसे बड़ी बात है डिजाइन। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी आपकी सबकी कंपनियां भी है, उनकी रिसर्च और इनोवेशन के सेंटर भारत में है। सबके सब भारत के टैलेंट से आप पूरी तरह परिचित है। भारत के टैलेंट पर आपका पूरा भरोसा भी है। तो हम डिजाइन इन इंडिया के मूड में भी और आप काफी बल दे रहे हैं ताकि हम दुनिया को कुछ नया देने के लिए सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काफी इस मात्रा में निवेश कर रहा है। हाल ही में हमने एक सेमिकॉन इंडिया समिट की, आप में से कुछ साथी उसमें थे भी। भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की
पूरी क्षमता है। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार हैं, और मैंने मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। भारत में 500 मिलियन से ज्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 इयर्स है, और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रुचि ले रहा है। इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहाँ बेटियां भी लीड कर रही है। और मुझे तो याद है कि एक देश में मैं वहां के एक बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था कि क्या आपके यहाँ बच्चियां स्टेम के अंदर रुचि लेती है। जब मैंने उनको आंकड़ा बताया तो उनके लिए सरप्राइज था कि भारत की बेटियां भी उन सारे क्षेत्रों में काफी कुछ कर रही हैं। यूथ का ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग, ये मैं मानता हूं कि बहुत ही फोकस रिक्वायर है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है, और स्किलिंग में अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायद हम रुक जाएंगे। तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज्यादा है। और इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स, वो हम एडवांस में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका अनुभव और आपकी रिक्वायरमेंट, उसके आधार पर अगर कोई हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है कि भाई ये हमें चाहिए, तो हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत तेजी से इसको हम बढ़ा सकते हैं। हमारा लक्ष्य 1-2 सालों में 85,000 टेक्नीशियन, इंजीनियर्स एंड R&D एक्सपर्ट्स, उनका हम निर्माण करना चाहते हैं। उस प्रकार का हम इकोसिस्टम बना करके रिक्वायरमेंट अनुकूल स्किलिंग, उस दिशा में हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइन में तो 20% हिस्सेदारी भारत की है, और अब सरकार ने हर सेक्टर के लिए डिजाइन इन इंडिया की मुहिम शुरू की है। और हाल में ही हमने हाई एंड रिसर्च को प्रमोट करने के लिए $12 बिलियन का रिसर्च फंड भी बनाया है, क्योंकि हम इनोवेशन पर विशेष बल देना चाहते हैं। भारत में मजबूत IPR फ्रेमवर्क, जो आपने उल्लेख किया IPR के संबंध में, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को संरक्षित करने की दिशा में भी हमारा उतना ही बल है। हमने जो नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया है, उससे भी आप जैसे साथियों को महत्व है। अब डेटा प्रोटेक्शन लॉ का तो महत्व ही है। अब मैं डेटा पॉलिसी को लेकर के अभी आ रहा हूं, और मैं गवर्नेंस के मॉडल में डेटा गवर्नेंस पर भी बल दे रहा हूं। मैं गवर्नेंस में एक साइमल्टेनियस पिलर खड़ा करना चाहता हूं, जो गवर्नेंस के ट्रेडिशनल मॉडल है, उसके साथ साथ एक गवर्नेंस का, डेटा गवर्नेंस का मॉडल, ये दोनों साइमल्टेनियस कैसे काम करे, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत AI स्ट्रेटेजी बनाने वाले सबसे पहले देशों में से एक है। और मैं तो जब पिछली बार यहाँ आया था तो व्हाइट हाउस में हमारी एक छोटी सी टेक्निकल ग्रुप की मीटिंग थी, उसमें सुंदर भी थे, और उस दिन मैंने कहा था कि मेरे लिए AI का मतलब है अमेरिका इन इंडिया। तो हम उस ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं, और भारत ने जो
टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की दिशा में जो काम किया है वो हर प्रकार के डिवाइड को खत्म करने वाला एक बहुत ही सफल प्रयोग है, ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। भारत एआई के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल उपयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम G20 समिट में बैठे थे, उसमें भी एथिकल यूज ये एक सबसे बड़ा एजेंडा विषय था हमारा, और उसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि जिस प्रकार से एविएशन किसी एक देश या एक राज्य के नियमों से नहीं चलता है, पूरा एविएशन सेक्टर ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है। दुनिया का छोटा देश होगा तो भी उसने अमेरिका के स्टैंडर्ड से ही एविएशन चलाना पड़ेगा, और अमेरिका कितना ही बड़ा देश कहने वो अपनी मनमर्जी से नहीं चलेगा, उसको भी छोटे देश की पद्धतियां हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एविएशन सेक्टर ग्लोबल गवर्नेंस बन चुका है, वैसा ही डिजिटल हमें ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल ही खड़ा करना पड़ेगा। किसी एक देश का गवर्नेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन डिजिटल वर्ल्ड के लिए चलने वाला नहीं है, और हमारे सामने मॉडल है। एविएशन सेक्टर एक सक्सेसफुल मॉडल है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मैं G20 में इस विषय को मैंने बहुत आग्रह से रखा है, आगे भी मेरा ये प्रयास है। इतना ही नहीं, मैंने ये भी जिस प्रकार से डीप फेक के कारण लोग आज परेशान है, तो उसके सामने भी मैंने एक कहा है कि क्यों न हम जब तक कि समाज तैयार नहीं होता है तब तक एक वाटरमार्क, हर इस प्रकार की चीजों पर वाटरमार्क आना चाहिए कि AI जनरेटेड है। तो एक व्यक्ति को लगेगा भाई इस पर मैं भरोसा करूं या ना करूं। और मैं मानता हूं कि आप जैसे जो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, मानव जाति की बड़ी सेवा होगी। ये ठीक है, एक स्टेज आने के बाद शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज हम उस स्टेज पर हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। तो वाटरमार्क के साथ AI जनरेटेड वाटरमार्क, ये कोई भी प्रोडक्ट आएगा अगर AI टच है तो ऊपर आएगा ही, ऑटोमेटिक आएगा कि AI जनरेटेड है। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी विल गिव अ सॉल्यूशन। और इसलिए मैं समझता हूं उस दिशा में भी अगर इतने सारे ब्रेन्स यहाँ हैं तो आप जरूर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज भारत तेजी से ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है, और जैसा आप सब साथियों ने कहा, भारत में बायोफार्मा रिसर्च प्रमोट करने के लिए एक फर्टाइल इकोसिस्टम है। भारत में बड़ी संख्या में साइंटिफिक टैलेंट पूल तो है ही है, भारत का बड़ा और डाइवर्स जीन पूल भी है। भारत की विशालता और विविधता, ये मैं समझता हूं कि वहां एक बार कोई चीज पायोनियर रही है और उसमें प्रयोग हुए हैं तो वो दुनिया में कहीं पर भी वो लागू हो सकते हैं। इतनी विशालता और विविधता वहां भरी पड़ी है। एफोर्डेबल रिसर्च की पॉसिबिलिटी भी है, और एफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग और एश्योर्ड क्वालिटी भी है। बायो सिक्योर एक्ट जो कैपेसिटी गैप क्रिएट का होगा, भारत उसे ट्रस्टेड और एफिशिएंट तरीके से पूरा कर सकता है। बायो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हम बायो E3 पॉलिसी लेकर आए हैं। आपके साथ ध्यान में आया होगा, पिछले सप्ताह ही मैंने मेरी कैबिनेट में बायो E3 की पॉलिसी हम लेके आए हैं, और एक बहुत फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी हमने बनाई है। बायो E3 यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट। इन तीनों चीजों को लेकर के मैंने बायो E3 पॉलिसी को बल दिया है। 2030 तक भारत की बायो इकोनॉमी बढ़कर $300 बिलियन की होने की हम संभावना देखते हैं। 2025 तक भारत में 10,000 से ज्यादा बायो स्टार्टअप्स की संभावना मैं देख रहा हूं, जिसके कारण आप कल्पना कर सकते हैं ग्रास लेवल पर कितने बड़े काम की संभावना इस बायो के सेक्टर में भी होने की संभावना मैं देखता हूं। हमारा लक्ष्य है कि हेल्थ सिक्योरिटी और ग्लोबल चैलेंज के सॉल्यूशन देने में भारत
लीडरशिप के रोल में हो और जिसमें आप सबका सहयोग बहुत बड़ी हमें ताकत दे सकता है। भारत प्रो प्लैनेट पीपल की अप्रोच को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, इनोवेट कर रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करने के लिए हम एक साथ कई स्तर पर काम कर रहे हैं और इसलिए आपके लिए मैन्युफैक्चर में भी अद्भुत संभावना है। फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की विकास यात्रा में आप सभी को मैं एक सहयात्री के रूप में, एक सहभागीदारी के रूप में हमेशा मानता हूं, देखता हूं और उस प्रकार से हमारी यात्रा भी रही है, आप सबका अनुभव भी है। और मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की टेक कंपनीज मिलकर ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान से में अहम रोल निभाएगी। मेरी टीम आपके जो सुझाव मिले हैं उसको भी और आपने जो एक विश्वास व्यक्त किया उसको भी हम उसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए आवश्यकता के अनुसार उसको हम फॉलो अप भी करेंगे। मेरे द्वार तो हमेशा खुले रहते हैं। मैं हमेशा एक विद्यार्थी की तरह आप सबसे कुछ सुनता हूं, सीखता भी हूं और गवर्नेंस में उसको लाने का प्रयास भी करता हूं ताकि मेरा देश भी उतना ही तेजी से आगे बढ़े। लेकिन मैं फिर से एक बार आप सब समय निकाल करके आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आप चिंता किए और इस काम को आगे बढ़ाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो पीएम मोदी को आपने सुना, उन्होंने टेक कंपनियों के सीईओ के साथ में बातचीत की, चर्चा की और भारत को लेकर दुनिया भर में उत्साह है। पीएम मोदी ने कहा हर सकारात्मक संभावनाएं भारत में इस वक्त हैं, तकनीक विकास के लिए बेहद अहम है। एआई से लेकर के सेमीकंडक्टर तक पीएम मोदी ने अपनी बात रखी और साथ ही ये कहा कि रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म हमारा मंत्र है, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और तमाम संभावनाओं पर जो अलग अलग देश हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं इस पर भी विचार होना चाहिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे तीव्र गति से खबरें। सबसे पहले राजनीति से जुड़ी। मुख्यमंत्री आज संभालेंगी पदभार, सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सीएम ऑफिस। आज हो सकती है आतिशी कैबिनेट की पहली मीटिंग। जनता की अदालत में बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे 5 सवाल, कहा भागवत बताएं राह से क्यों भटक गई बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने मन से लहराया आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू, कहा इस पर बटन तभी दबाना जब आपको लगे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। केजरीवाल के 5 सवालों पर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा ये सभी सवाल बीजेपी कार्यकर्ता समेत पूरा देश पूछना चाहता है, लेकिन सभी लोग डरे हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने लगाया बड़ा आरोप, कहा जेल से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम लेने के लिए कहा गया था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी तोड़ नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल से पूछे 5 सवाल, कहा केजरीवाल को देना चाहिए जवाब, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने निशाना साधा, एबीपी न्यूज से कहा झूठी अदालत लगाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल को देना होगा 10 सालों का हिसाब। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार, बोले आरएसएस से सवाल पूछने से पहले अपने पिता समान अन्ना हजारे के सवालों के जवाब दो। जम्मू कश्मीर में आज थम जाएगा दूसरे फेज का प्रचार, 25 सितंबर को मतदान होना है, 26 विधानसभा सीट पर डाले जाएंगे वोट। कश्मीर के 3 जिलों में श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल की 15 सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग। जम्मू के 3 जिलों पुंछ, राजौरी, रियासी की 11 सीटों पर होगा मतदान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं होने वाली हैं। पुंछ में राहुल की रैली होगी, श्रीनगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में वापस लागू नहीं कर सकती अनुच्छेद 370। बीजेपी सरकार बनी, जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार। राजौरी में कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के साथ नहीं रख सकते कोई रिश्ता। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की आज हरियाणा में 2 जनसभाएं, टोहना और जगाधरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज हरियाणा में 2 रैलियां होने वाली हैं। अंबाला और घरौंदा में करेंगे जनसभा। पूर्व सीएम हुड्डा भी होंगे शामिल। पूर्व कांग्रेस के नेता और बल्लभगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी शारदा राठौर ने कांग्रेस पर टिकट वितरण में करप्शन के आरोप लगाए। कहा, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। शारदा राठौड़ के आरोपों पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चौंकाने वाला है अगर बहन बेटियों के साथ इस तरीके से शोषण किया जा रहा है। शारदा ठाकुर के बयान पर बोले कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी, किसी पार्टी में हर आदमी को नहीं मिल सकता है टिकट। रेप के आरोप में बीजेपी के कई विधायक जेल में। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, कांग्रेस में ना तो महिलाओं का सम्मान होता है और ना ही दलितों का। अंबाला में चुनाव प्रचार के दौरान अनिल विज का हुआ भारी विरोध। गरडाला गांव में प्रचार करने पहुंचे थे बीजेपी के नेता। किसान और बीजेपी समर्थक आ गए थे आमने सामने। चुनाव कैंपेन के दौरान हुए विरोध पर बोले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, विरोध करने वाले कांग्रेस के हारे हुए सरपंच। कुमारी सैलजा पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, कांग्रेस ने उनका साथ जैसा व्यवहार किया उसके बाद हर खुददार व्यक्ति अपने अगले कदम के बारे में सोचेगा। फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार लखन सिंघला के नौकरी देने के दावों का वीडियो वायरल हो रहा है। बोले, हुड्डा जी का मुझ पर आशीर्वाद बना हुआ है। अपने क्षेत्र के हर नौजवान को दूंगा सरकारी नौकरी। सिरसा के चौटाला गांव में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड शो किया। बोले, हरियाणा की 36 बिरादरी कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है। सोनीपत में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आप केवल बेल और जेल के चक्कर में फंसी हुई है और कांग्रेस को देश से मतलब नहीं। हरियाणा के नरवाड़ा में सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस परिवारवाद में मस्त है। बीजेपी सरकार ने किया बिना भेदभाव के हरियाणा का विकास। मुजफ्फरनगर में यूपी सरकार में 2 मंत्रियों के बीच बहस का वीडियो वायरल। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के बीच बहस। मंच पर जयंत चौधरी भी मौजूद थे। पंजाब में आज हो सकता है कैबिनेट में फेरबदल। सूत्रों के मुताबिक हरदीप सिंह, तरुण प्रीत, एस सोंध, बरिंदर गोयल और मोहिंदर भगत समेत 5 लोगों को मिलेगी कैबिनेट में जगह। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री शंभुनाथ टुंडिया का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले, कांग्रेस पर संविधान को कुचलने के पाप का कलंक है। हटाए गए मातोश्री के नजदीक लगे पोस्टर। शिवसेना यूबीटी युवा विंग ने उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे को दी थी जन्मदिन की बधाई। लिखा था, अपने परिवार से अगला मुख्यमंत्री। आज से 2 दिवसीय झारखंड के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी। 5 जनवरी को खत्म हो रहा है झारखंड विधानसभा का कार्यकाल। दिल्ली में अमित शाह के साथ आजसू चीफ सुदेश महतो की बैठक। आजसू के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मंथन। सूत्रों के मुताबिक नहीं हो सका कोई फैसला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मांग, वक्फ बोर्ड में गरीब मुसलमान महिलाओं को मिले जगह। इसको लेकर बने कानून। नागपुर में बोले नितिन गडकरी, सत्ता किसी की भी हो उसमें रामदास आठवले होना तय। गडकरी के भाषण के वक्त मंच पर मौजूद थे रामदास आठवले। अब आइए तीव्र गति से आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का तीसरा दिन। आज रात को करीब 9 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्यूयॉर्क में मिले बड़े कंपनियों के सीईओ। टेक कंपनियों के अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की हुई राउंड टेबल बैठक। अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हदम अल मुबारक अल सबा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत कुवैत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब अपना नमस्ते लोकल से ग्लोबल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम उस देश के वासी हैं जहां पर सैकड़ों भाषाएं, बोलियां और पंथ हम एक बनकर नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं।
न्यूयॉर्क में आगे बोले पीएम मोदी, भारत 10वें से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना, देश चाहता है हम जल्द ही तीसरी इकोनॉमी बने, अब भारत करता है विश्व का नेतृत्व। नासाउ कोलोजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्ट शो, राष्ट्रगान से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान मोदी मोदी के शोर से गूंज उठा पूरा हॉल। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के मेगा शो से पहले प्रवासी भारतीयों ने पारंपरिक नृत्य से बांधा समा, पीएम मोदी ने सभी कलाकारों की जमकर तारीफ। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले मराठा समुदाय की शानदार परफॉर्मेंस, महिला ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को ट्रेन मॉडल और उनकी पत्नी को पश्मीना शॉल भेंट की। 297 ऐतिहासिक धरोहरें भी अमेरिका से लौटेंगी भारत। अगले साल 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी अहम जानकारी। तिरुमाला में शुद्धि के लिए मुख्य यज्ञशाला में शांति यज्ञ, राज्य के सभी मंदिरों में भी पूजा अर्चना की जाएगी। प्रसादम के मामले के बाद लिया गया ये फैसला। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सीएम नायडू ने जांच के लिए एसआईटी बनाने के लिए आदेश दिए। आईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने कहा, पूरी तरह से बदल गई गाय का घी खरीदने की प्रक्रिया, बहुत पारदर्शी तरीके से खरीदा जा रहा है शुद्ध घी। चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला में फेथ डिक्लेरेशन क्लॉज की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कहा, ईसाई धर्म मानने वाले जगन ने तिरुमाला जाने पर क्यों नहीं किया डिक्लेरेशन क्लॉज पर साइन। जगनमोहन रेड्डी ने सीएम नायडू के खिलाफ पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। तिरुमाला की पवित्रता धूमिल करने का आरोप लगाया, सच्चाई उजागर करने की भी मांग की। मुंबई में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। जगनमोहन रेड्डी के आवास पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट, घर के गेट पर फेंका भगवा रंग, पुलिस ने लिया हिरासत में। प्रसादम को लेकर छिड़े विवाद पर आज सुबह 9:30 बजे बीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने पर भी हो सकती है चर्चा। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने मस्जिदों के सरकारी नियंत्रण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सवाल है कि सरकार मस्जिदों को क्यों नहीं नियंत्रित करती। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, राजनेताओं के हस्तक्षेप से मंदिरों में पाप होता रहा है। प्रसादम विवाद पर बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, तिरुपति के लड्डू की बात से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची। धर्माचार्यों के अधिकार क्षेत्र में हो सारे मंदिर। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट की घटना को लेकर काशी के पातालपुरी मठ में संतों ने चर्चा की। कहा, यह अपराध क्षमा करने योग्य नहीं। एसपी नेता डिंपल यादव ने कहा, प्रसादम मामले की होनी चाहिए जांच, वृंदावन में भी इस तरह की बातें सुनने में आई हैं, मिलावटी सामान की जांच पड़ताल हो। एमपी के नर्मदापुरम में किसानों का आज बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। बीटीयू नेता राकेश टिकैत होंगे शामिल। प्रदर्शन की मंजूरी को लेकर राकेश टिकैत ने सरकार को दी है खुली चुनौती। अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर एफआईआर लगी। अपहरण, मारपीट और धमकाने की धाराएं, मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनाएगा फैसला। मामला मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश से जुड़ा हुआ है। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती लिस्ट को रद्द किया गया था। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में रावस एवेन्यू कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। एक शिकायतकर्ता महिला पहलवान का बयान दर्ज किया जाएगा। संदीप घोष और टाला पुलिस थाने के प्रभारी अभिजीत का नाको टेस्ट कराने की मांग, सीबीआई ने मांगी नाको टेस्ट कराने की इजाजत। सीबीआई की याचिका पर आज सियालदह कोर्ट में सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। दोपहर 2 बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में बिना ट्रीटमेंट के गिर रहे नालों को लेकर एनजीटी में आज बेहद अहम सुनवाई होगी। सुनवाई में केंद्र और यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा।
आंध्र प्रदेश के अल्लूर में दर्दनाक हादसा हुआ। जल तरंगिणी झरने में बहे मेडिकल के 4 छात्र, एमबीबीएस के 13 छात्र मारे डुमिनी में घूमने गए थे। पंजाब के बठिंडा में शरारती तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर रखी करीब 1 दर्जन लोहे की रॉड। लोको पायलट की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची आरपीएफ बठिंडा आ रही मालगाड़ी को करीब 45 मिनट तक रोका। कानपुर में 1 महीने के भीतर तीसरी मर्तबा ट्रेन को डिरेल करने की साजिश। रेल ट्रैक पर मिला छोटा गैस सिलेंडर। लोको पायलट ने समय रहते ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोका। एडीजी रेलवे प्रकाश डी ने रेल ट्रैक पर सिलेंडर पाए जाने की घटना पर कहा, सिलेंडर में नहीं थी गैस। हर एंगल से हो रही है मामले की जांच। मामला दर्ज कर जांच। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इसके पीछे एक साजिश है जो एक खास समुदाय से जुड़ा हुआ है, जिसे मैं आतंकवादी साजिशों में शामिल मानता हूं। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी का गिरिराज सिंह पर पलटवार। कहा, गिरिराज को इस तरह का बयान देने से पहले सोचना चाहिए। वो गृह मंत्री हैं या फिर उनके पास कोई इंटेलिजेंस का विभाग है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रेल ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने का मामला। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार का बयान। रेलवे कर्मचारी, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। एनआईए, एटीएस, सिविल पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। रेल ट्रैक पर लोहे का खंभा रखने का आरोप। जीआरपी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ट्रैक के पास से खंभे को चुरा कर ले जा रहे थे दोनों आरोपी। ट्रेन आती देखकर मौके से हुए थे फरार। बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग टीम पर हमला। एक सिपाही और ड्राइवर जख्मी हुआ है। शराब की तस्करी को लेकर चेकिंग कर रही थी टीम। हमला करने के आरोप में एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में डीटीसी की बस के अंदर चालक की पिटाई का मामला। पिटाई के बाद चालक को पुलिस थाने लेकर पहुंचे दोनों लोग। बस से कार की टक्कर हो जाने के बाद विवाद हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चिकन मोमोज परोसने पर विवाद। नए छात्रों के स्वागत के लिए आयोजित पार्टी में चिकन मोमोज परोसे गए। कुछ छात्रों की शिकायत पर डिप्टी प्रॉक्टर ने जांच बैठाई। हरिद्वार के ज्वालापुर में रेलवे स्टेशन के पास बनी मस्जिद के गेट को तोड़ा जा रहा है। शिकायत के बाद एचआरडीए के निर्देश पर कार्रवाई। अतिक्रमण की शिकायत पर लिया गया है एक्शन। जबलपुर मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस में एसी कोच में घुसा सांप। ठाणे मुंबई रूट पर कसारा की घटना है। यात्रियों की जानकारी देने पर कोच को खाली करवा दिया गया। राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने 3 दिन के भीतर 3 लोगों पर किया हमला। वन विभाग की टीम ने जंगल में शुरू की गश्त। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी तेंदुए की दहशत है। रतलाम रोड 5 नंबर पर तेंदुआ दिखा। दहशत के साए में रोड से होकर गुजर रहे हैं राहगीर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के वडनेर भोलजी गांव में ईद ए मिलाद जुलूस के दौरान लगे विवादित नारे। जुलूस में शामिल लोगों ने नारे लगाए। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत की। यूपी के संभल में पुलिस ने रेप पीड़ित छात्रा की हत्या मामले में खुलासा किया। मृतक लड़की की मां और उसके 2 भाइयों की गिरफ्तारी हुई। आरोपी को फंसाने के लिए परिवार के लोगों ने रची थी साजिश। यूपी के सहारनपुर में बेटा निकला पिता का कातिल। पारिवारिक विवाद के चलते पिता की जान ली। खेत पर सो रहे पिता की चाकू से जान ली। गुजरात के प्राइमरी स्कूल में बड़ी वारदात। बच्ची की हत्या के आरोप में प्रिंसिपल गिरफ्तार। स्कूल के पीछे बेहोशी की हालत में मिली थी बच्ची। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। किश्तवाड़ के चटरू इलाके में मुठभेड़। अमेठी में पुलिस और बाइक सवार बदमाश की मुठभेड़। शातिर अपराधी मारूक अहमद उर्फ राजा के पांव में गोली लगी। हत्या के आरोप में फरार था बदमाश। रिया सिंघा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। उर्वशी रौतेला ने लिया रिया को विजेता का क्राउन पहनाया। रिया ने कहा, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से है, वो जल्दी से आपको हम बता दें। बिहार के समस्तीपुर में पुल का हिस्सा गिरा। समस्तीपुर में निर्माणाधीन पुल बताया जा रहा है जिसका हिस्सा गिरा है। ये बड़ी खबर और तस्वीरें जो सामने आई हैं वहां से वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर से ये बड़ी जानकारी है। निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुल में 2 पिलर के बीच वाला जो हिस्सा था वो इस तरीके से धराशायी वहां पर हो गया। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु पर यह हादसा हुआ कि बिहार के समस्तीपुर से बड़ी खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।